हेलो दोस्तों। तो आइए एक ऐसे अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसके चर्चा का विषय है हमारा धर्म, जाति और लैंगिक मसले। धर्म, जाति और लैंगिक मसले क्या हैं, ये हमारे समाज के लिए किस तरीके से चुनौती बने हुए हैं, ये परखने की ज़रूरत है और इसके समाधान तलाशने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ धर्म, जाति और विविधता तो है ही, इसके साथ साथ लैंगिक मुद्दे भी जो चुनौती बने हुए हैं। में प्रतिनिधित्व सबका बराबर नहीं है। महिलाएं बराबर तो हैं लेकिन उनका अधिकार बराबर नहीं है। धर्म कई हैं, ऐसे में जातियों का विभाजन लाखों करोड़ों की संख्या में है। तो किस तरीके से ये चुनौती बने हुए हैं, क्या जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इन सब बातों को सीखने का हमारा जो उद्देश्य है वो एक इस क्लास को बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। और दूसरी बात यह है कि जिस समाज में हम रहते हैं, क्या हमारे दायित्व हैं और क्या हमारी भूमिका है उस समाज में, और हमें किस तरीके से पेश आना चाहिए। इन सारी बातों पर एक के बाद एक चर्चा करेंगे। तो सामाजिक विविधता जो होती है, सामाजिक विविधता क्या है? सामाजिक विविधता मतलब कई एक ही धर्म में कई जातियों का विभाजन और कई जातियों के साथ कई उपजातियों का विभाजन, इसे हम बोलते हैं सामाजिक विविधता। हिंदू जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये भारत में जो चार धर्म हैं, ये मेजर हैं, ये मुख्य भूमिका में हैं। तो इन चार धर्मों के मध्य भी कई जातियां हैं जो विभाजित हैं। अगर हिंदू धर्म में जातियों की बात करें तो लाखों की संख्या में जातियां आएंगी। ऐसे में ये जातियां किस तरीके से चुनौती बनी हुई है भारत की विविधता के लिए। क्या इन हिंदू धर्म में जो जातियां हैं उनके विकास का स्तर बराबर है, या जातियों के बीच जो गरीब अमीर का जो भेद है, क्या उनका मानक है, क्या स्टैंडर्ड है, देखते हैं चैप्टर में। तो देखते हैं सामाजिक विविधता, जो भिन्नता है, जातिगत भिन्नता है, जो धार्मिक भिन्नता है, लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। राजनीति में सामाजिक असमानता की अभिव्यक्ति की कोई बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। सामाजिक विविधता भारत के लिए चुनौती नहीं है, ये विचार में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करना चुनौती है। और जब हम सामंजस्य और संतुलन स्थापित कर लेंगे तो कहेंगे कि सामाजिक विविधता जो है, जो हमारे राज्य में निवास करती है, भारत के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि एक ऐसा विषय है जो एकता स्थापित करने में मदद करेगा। ये सामाजिक विविधता भारत के लिए क्या है? लाभदायक है। ठीक। अलग अलग जाति, धर्म और विविधता वाले देश में ये जो सामाजिक विविधता है ये लाभदायक है, ये किसी भी एंगल से हानिकारक नहीं है। अब इस लिस्ट ऑफ कंटेंट जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, ये सूचियाँ हैं। सूचियों के पहले पॉइंट में है लैंगिक मसले और राजनीति, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, एक की टर्म है। और धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। धर्म क्या होता है, सांप्रदायिकता क्या होती है, राजनीति क्या होती है, राजनीति कैसे इंटरफेयर करती है सांप्रदायिकता में, कैसे इंटरफेयर करती है धर्म में, ये सारी बातों को देखेंगे। ठीक है। और जाति क्या होती है और राजनीति क्या होती है। ठीक है। जाति का राजनीतिकरण कैसे होता है और राजनीति में जातियों की क्या भूमिका है, ये सब देखेंगे। तो इस स्लाइड को हम आगे बढ़ाते हैं। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक कहें या प्राकृतिक, अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। और लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट का नहीं, बल्कि दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। ठीक है। लैंगिक विभाजन है, मैं पुरुष हूँ और अगर कोई स्त्री है, कोई ट्रांसजेंडर है, इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि हम ऐसे ही हैं। लेकिन इनके मध्य जो आर्थिक विषमता है, इनके मध्य जो आर्थिक विषमता है,
उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ठीक है, कोई स्त्री है पुरुष है डजन मैटर, कोई मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि वो प्रकृति ने उसे ऐसा ही बनाया है। लेकिन क्या प्रकृति ने आर्थिक विषमता का आधार निश्चित किया है? क्या उसने ये स्टैंडर्ड बनाए हैं? तो जवाब है क्या? नहीं। ये आर्थिक विषमता समाज की भूमिका है। ठीक है, और प्राकृतिक जो विषमताएं हैं, कोई स्त्री है पुरुष है, वो अपरिवर्तनीय है। लेकिन आर्थिक विषमता क्या है? हम परिवर्तित कर सकते हैं। निजी और सार्वजनिक विभाजन। निजी और सार्वजनिक विभाजन क्या है? जैसे निजी, जो हमारे निजी मसले हैं। हाँ, अब निजी क्या है? जो घर में है, और सार्वजनिक क्या है? जो बाहर है। तो निजी में कौन रहता है? महिलाएं, जो घर का काम करती हैं। हाँ, और बाहर कौन रहता है? पुरुष, यानी जो सार्वजनिक कामों में भागीदारी करते हैं। जैसे बाहर से रोटी कमा के लाना, पैसे कमा के लाना किसका काम है? पुरुष का। तो इसको कहते हैं पुरुष और स्त्री का जो है वो निजी और सार्वजनिक विभाजन के विषय बन गए। ठीक है, उन्हें बाहर निकलने के मौके मिल गए सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर में, तो उन्होंने राजनीति में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने धार्मिक मुद्दों में दखल देने की कोशिश की, उन्होंने आंदोलन किए। तो समाज और राज्य की सत्ता पर नियंत्रण उन्होंने काबिज कर लिया सार्वजनिक मामलों के थ्रू। ऐसे में महिलाएं पीछे रह गईं। ये क्या है? सार्वजनिक और निजी विभाजन। ठीक है, नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण होते हुए भी वो नहीं जा पाई, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी कम थी। वो घरों तक सीमित थी, किचन तक सीमित थी, और उनके कार्यों के लिए उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था। जबकि उनके कामकाज के जो घंटे हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे कि किस देखेंगे कि पुरुषों से दोगुने हैं, लेकिन उन्हें इस कार्य के लिए कोई वेतन नहीं मिलता। और यही हमारा विषय है समझने का। पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यह चीज अधिकतर परिवारों में श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। श्रम के लैंगिक विभाजन, जो हम लेबर करते हैं उसमें भी लैंगिक विभाजन है। ठीक है, ये काम कौन करेगा? मैं करूँगा, मैं पुरुष होने के नाते इस पे मेरा अधिकार है। और महिलाएं जो काम करेंगी वो घर का काम करेंगी, जैसे सफाई का काम, खाना बनाने का काम और बच्चे पालने का काम। ये सारे दायित्व जो हैं वो महिलाओं के हैं। इसके लिए कोई पे नहीं किया जाएगा, कोई फी पे नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये लैंगिक विभाजन है। अरे प्राकृतिक नहीं, ये सामाजिक है। संस्कृति के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। अब देखते हैं श्रम के इस महत्व के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरतें तो घर की चारदीवारी में सिमट गई, और बाहर के सार्वजनिक जीवन बाहर के सार्वजनिक जीवन में पुरुषों ने कब्जे कर लिए। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। ठीक है, इसमें राजनीति में अब जैसे देखेंगे कि हम क्या भारत में लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में, ग्राम पंचायतों में इनका प्रतिनिधित्व है। तो जैसे जैसे हम देखेंगे कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, विधानसभा में आएंगे तो प्रतिनिधित्व नगण्य है, जैसे स्थानीय सरकारों में आएंगे तो एकदम नगण्य है, भागीदारी ही नहीं है। तो क्या हमने संविधान बनाकर उनका ये प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दिया? क्या उनको ये अधिकार मिल गए? क्या ये सामाजिक आर्थिक अधिकार उन्हें मिले? ये विषमता का स्तर दूर हुआ? तो यह चुनौती बनी हुई है। अभी अभी ये नहीं कहा जा सकता कि हमने दूर कर लिया। आगे हम चर्चा करेंगे इस पे। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने और वोट देने और सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। लैंगिक मुद्दे वही जो प्राकृतिक है, जो अपरिवर्तनीय है। ठीक है, ऐसे मुद्दे जब सामने आए तो समाज के लिए चुनौती बनी कि किस तरीके से इसका सामंजस्य और संतुलन स्थापित किया जाए। अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार को लेकर आंदोलन किए। और इस आंदोलन के क्रम में उन्होंने किस तरीके से अपने अधिकार पाए, ये एक चुनौती का विषय बना रहा। उन्होंने क्या किया? नारीवादी आंदोलन के माध्यम से उन्होंने अपने अधिकारों को मांगने का प्रयास किया। और इस क्रम में नारीवादी आंदोलन क्या है, कैसे ये पुरुषों से अलग है, कैसे अलग जेंडर के आंदोलन से अलग है,
इसमें देखने का प्रयास करें तो इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। ठीक है, व्यक्तिगत क्या है? निजी जीवन। और ऐसे में पारिवारिक जीवन से निकल के सार्वजनिक जीवन की मांग उठाई अपने आंदोलन के माध्यम से। और कितने अधिकारों को मांग करने में ये सफल रही, ये एक चुनौती का विषय है। लेकिन इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है, इनका जेंडर डिवीजन किस तरीके से है और क्या इनका लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में क्या प्रतिशत है, इसको लेके चर्चा करते हैं। लिंग जो विभाजन है, एक सामाजिक विभाजन है, ये मैंने पीछे भी चर्चा कर ली है, जिसे अक्सर प्राकृतिक समझा जाता है। प्राकृतिक के साथ साथ अपरिवर्तनीय समझा जाता है, जिसके परिवर्तन ना परिवर्तन का हमें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, यह वास्तव में सामाजिक अपेक्षाओं और रूढ़ियों पर आधारित है। स्टीरियोटाइप, जो हमने पूर्व धारणा बना ली है, स्टीरियोटाइप हो गया है हमारे दिमाग में, रूढ़ियाँ आ गई हैं जिसमें हम परिवर्तन कर पाना संभव नहीं है। तो ऐसी बातें आ गई हैं जेंडर डिवीजन में। जेंडर डिवीजन जेंडर का जो डिवीजन है ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन इनके मध्य आर्थिक विषमता का जो स्तर है काफ़ी उच्च है। और इस आर्थिक विषमता का जो कारण है वो हमारा क्या है? स्टीरियोटाइप को बोलते हैं क्या? रूढ़ियाँ। और हमारे सामाजिक प्रभुत्व की परिकल्पना है। ठीक है, महिलाएं घर के काम में फंसी हुई हैं। खाना बनाने, सफाई करने और बच्चों की देखभाल करने जैसे मुद्दे पर महिलाएं काम कर रही हैं और पुरुष क्या कर रहे हैं? बाहर का काम, जिसे हम सार्वजनिक जीवन का काम बोलते हैं। तो निजी निजी और सार्वजनिक जीवन का विभाजन, इसी के माध्यम से क्या किया है? पुरुषों ने अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया है। और पुरुषों ने आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास केवल घरों तक नहीं किया है, उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित किया है, उन्होंने लोकसभा, विधानसभा जैसे चुनावों को प्रभावित किया है। और देखा जाता है कि किस तरीके से लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत जो है वो 14.5 के आस 14.5 के आसपास प्रतिशत के आसपास है, ये लोकसभा में है। और विधानसभाओं में महज 5% के आसपास है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस समाज में पुरुषों की और महिलाओं की भागीदारी जो है 50-50% की है, उसमें महिलाओं का जो प्रतिशत है प्रतिनिधित्व का लोकसभा में वो 14.5% और विधानसभाओं में 5%। क्या ये सही है? क्या हमने प्रतिनिधित्व सही कर लिया? तो संविधान बनाने का क्या फायदा हुआ? ऐसे सवाल महिलाएं खड़ा कर सकती हैं और करती हैं, आंदोलन करती हैं। ठीक है, और महिलाओं का काम प्रायः बिना भुगतान, उन्हें इसके लिए कोई पे नहीं किया जाता, बिना मान्यता के होता है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से नगण्य रही है, बहुत ही कम रही है। इतिहास में कम तो रही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोकसभा, राज्यसभा में ये चुनौती अभी भी बनी हुई है कि किस तरीके से महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में लेके आया जाए। अब देखें कि ये कार्टून क्या दर्शाते हैं। राजनीति विज्ञान की इस किताब में हम घरेलू कामकाज की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या यह राजनीति है? क्या जो पर्सनल है वो भी पॉलिटिकल है? पर्सनल इज पॉलिटिकल क्या? पर्सनल इज पर्सनल इज पॉलिटिकल? क्या जो हमारा पर्सनल है वो भी पॉलिटिकल है? जवाब है हाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि पर्सनल जो लाइफ है वो निजी जीवन है और जो सार्वजनिक जीवन है वो राजनीतिक सत्ता में भागीदारी करना है। तो किस तरीके से निजी और सार्वजनिक विभाजन के माध्यम से लोगों ने जेंडर इशू को प्रभावित किया, और जेंडर एक इशू नहीं, एक समस्या बन गया
जो भारत की एकता अखंडता के लिए चुनौती बनकर सामने आ रहा है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है कुछ स्त्रियों के जो शोषण का जो कारण है वो की चर्चा है। समाज के लिए आदर्श है स्त्री, एक आदर्श। जैसे ही हमने बोला कि स्त्रियां देवी हैं, समाज की देवी हैं, राज्य की देवी हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो स्त्रियों को ये प्रशंसा अच्छी लगती है, आदर्श है। हमने आदर्श बोल दिया तो वहीं वो शांत हो जाती हैं। हमारे समाज का आदर्श है कि महिलाएं देवी हैं, तो महिलाएं विरोध करने का अधिकार भी भूल जाती हैं, न्याय अन्याय क्या है सब कुछ सहन करने लगती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपने लिए अधिकारों की मांग आने का प्रश्न पीछे चला जाता है। फैशन उद्योग के लिए आदर्श और सुंदरी, भावी सास ससुर के लिए आदर्श दुल्हन, ये सारे आदर्श मिलकर महिलाओं के अधिकार के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और महिलाएं इसी आदर्श को निभाते निभाते एक दिन पूरा जीवन खत्म कर लेती हैं और आगे उनकी बहू बेटियां, फिर आगे ऐसे ही चला जाता है सब कुछ। तो सवाल, समस्या क्या है कि इनमें परिवर्तन संभव है, कैसे होगा, यही हमें ढूंढना है। ये इंडिया का मैप है, पॉलिटिकल मैप, ये राजनीतिक मैप बोलते हैं, राजनीतिक मैप से आपको देखना चाहिए। ये नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है, ये साउथ में तमिलनाडु है। कैसे राज्यों का विभाजन है, इसकी बाउंड्री आपको याद रखनी चाहिए। इस सेवन सिस्टर जिसको बोलते हैं हम, सात राज्य, सात बहन पूर्वी राज्यों को बोलते हैं। ठीक है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये हिमाचल है, उत्तराखंड है, नेपाल है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। ठीक है, इन सारे राज्यों को मिला के क्या है, भारत एक राज्य बना, भारत एक देश बना, भारत राज्यों का संघ है। इसका जो विचार था हमने पिछले चैप्टर में देखा, और इसमें जो पॉलिटिकल बाउंड्री है इसको पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे लिखा है साउथ एशियन रीजन, ये आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन। ठीक है, तो ये साउथ एशिया आसियान नहीं, सार्क। तो यहाँ पे महिलाओं को लेके आंदोलन खड़े हुए और 50 मिलियन जो महिलाएं थी, 50 मिलियन के आसपास, 50 मिलियन महिलाएं की रिपोर्ट दर्ज की गई कि वो मिसिंग हो गई, वो गायब हो गई। कैसे? वीमेन ट्रैफिकिंग की वजह से उनकी अब कोई खबर नहीं है। हर साल 50 मिलियन जो महिलाएं हैं वो गायब हो जाती हैं, मिसिंग हो जाती हैं और उनकी कोई रिपोर्ट नहीं होती। ठीक है, ऐसे मुद्दे सामने आए तो हमारे लिए चिंता का विषय है कि अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी भी हो रही है, उसमें भी महिलाओं की भूमिका ज़्यादा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, तो क्या महिलाओं के विकास का स्तर हमने सुनिश्चित कर लिया? ये चुनौती का विषय है। ये एक सोर्स है जो आपको रेफर करना चाहिए। अब पितृ प्रधान देश क्या है? पितृ प्रधान, पैट्रियार्की। इसमें बोलते हैं कि जो सत्ता है, जो निजी से लेके सार्वजनिक जीवन के विभाजन के पर जो अधिकार है, जो प्रभुत्व है, वो किसका है? पुरुष का है, पिता का होता है। पिता के बाद बेटे का होता है। ठीक है, और ऐसे पुरुषों, जब तक एक फैमिली में पुरुष है, पुरुषों पर ही सत्ता का नियंत्रण पूरा होता है, फैमिली में हो चाहे सार्वजनिक जीवन में हो। इसी को बोलते हैं क्या? पितृ प्रधान समाज। इसका शाब्दिक अर्थ पिता का शासन है। ठीक है? पिता का शासन है, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाला लगता है। हाँ, अब डिसीजन मेकिंग की जो जिम्मेदारी होती है वो पुरुष की होती है, पिता की होती है, पिता के बेटे की होती है। बाकी महिलाओं की भूमिका इनमें नगण्य होती है। ये विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की भूमिका का प्रतिशत है। हाँ, किस देश में महिलाओं की भूमिका कितनी है? तो ऐसे में जब भारत पे देखें तो भारत में संसद में जो भूमिका रही है महिलाओं की, वो 11% के आसपास रही है।
बाकी विकसित देश जो है नॉर्डिक, जो नॉर्डिक कंट्री है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नॉर्डिक कंट्री इनके पास 40% के आसपास महिलाएं राजनीतिक जीवन में भागीदारी करती हैं। ऐसे में यूरोप में जो महिलाएं हैं 28% के आसपास, 28% के आसपास, और यहाँ पे 23% के आसपास। ये बाकी ऐसे ऐसे घटते घटते इंडिया में 11.8% के आसपास होता है। और पैसिफिक रीजन में भागीदारी जो है वो 15% के आसपास है। ठीक है, इनको देख लिया, समस्याएं जान लिया, समस्याओं को दूर कैसे करना है ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हाँ, अब भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, अब महिलाओं की भागीदारी की साक्षरता दर कितनी है पुरुषों के कंपेयर में, तो देखते हैं। महिला की साक्षरता जो है, महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वो 54% के आसपास हैं टोटल महिलाएं, और पुरुषों का यही प्रतिशत 76% है। तो इतना बड़ा डिफरेंस साक्षरता दर में, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। उच्च वेतन वाली नौकरियों में महिलाओं की संख्या कम। अब जितनी उच्च वेतन की नौकरियां हैं, बड़े प्रशासनिक पद हैं, बड़े राजनीतिक पद हैं, उस पर महिलाओं का अधिकार कम है। और अगर है भी तो उनका वेतन कम है, महिलाओं को प्राकृतिक रूप से कमजोर समझा जाता है। ऐसा कुछ विचारकों, कुछ पश्चिमी विचारकों ने भी माना। विचारकों ने भी माना, क्या माना, कि महिलाएं कमजोर होती हैं, और यही धारणा अब तक बनी हुई है। ठीक है, समान वेतन अधिनियम 1976 के बावजूद असमानता बनी हुई है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिंगानुपात जो है 919 से 919 हो गया है। प्रति लड़के जो है वो 1000 है। 1000 लड़कों पे जो लड़कियों की संख्या है 919 है। और अगर 1000 पे ये संख्या है 919, 140 करोड़ पे कितनी हो जाएगी, 100 करोड़ पे कितनी हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। इसकी वजह से कई पुरुष और महिलाएं अविवाह का शिकार होते हैं। उन्हें विवाह करने के लिए लड़कियां नहीं मिल पाती हैं, भ्रूण हत्या कर दी जाती है। बच्चे पैदा होते हैं, जैसे ही लड़कियां देखते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, महिलाएं घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव का सामना करते हैं। शिक्षा, समान अवसर और कानून का पालन करके लिंग समानता संभव है। हाँ, तो इसका समाधान क्या है, शिक्षा है, समान अवसर है, और कानून का पालन करके हम उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और उनकी समाज में क्या भूमिका है, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, इस संविधान से सीख सकते हैं। और संविधान में जो हमें सुझाव दिए गए हैं उसको देखना चाहिए, उसको परखना चाहिए। श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें घर के अंदर होने वाला सारा काम परिवार की महिलाओं द्वारा किया जाता है, या फिर घरेलू सहायकों या मददगारों के माध्यम से उसे संगठित किया जाता है। ठीक है, अब घर में नौकर भी रख दिया जाएगा, कुछ इसकी कोई बात नहीं है, रख दिया जाएगा, लेकिन घर के काम का जो संचालन करेंगी, जो भी मैनेज करेंगी वो महिलाएं ही करेंगी। लेकिन सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। ये तय किया गया किसमें, श्रम के लैंगिक विभाजन में। ठीक है, कि बाहर का काम किसका, अंदर का काम किसका, ये लैंगिक विभाजन है। अब देखा जाए तो महिलाएं और पुरुष कितना काम करते हैं दिन भर में, 24 घंटे होते हैं, उसमें कितना काम कर लेते हैं, कितना इनकम जनरेट करते हैं। इनकम जनरेट करने में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, पुरुषों की भागीदारी कितनी है, कितने घंटे वो खर्च करते हैं। ये एक क्या है, गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये सर्वे किया गया 1998 से 99 के बीच में, 1998 से 99 के बीच में ये सर्वे किया गया। और देखा गया कि जो एक्टिविटीज़ हैं मेन की और वीमेन की, इनकम जनरेट करने में जो पुरुष समय बिताते हैं वो 6 घंटे, महिलाएं 2 घंटे 40 मिनट के आसपास। तो इनकम जनरेट कौन करेगा, पुरुष, क्योंकि 6 घंटे काम कर रहा है। लेकिन पुरुष 6 घंटे काम कहाँ कर रहा है, हाउस होल्ड एंड रिलेटेड वर्क, जो घर के काम है, बच्चों को पालना, खाना बनाना, और रिश्तेदारों को मेंटेन करना, जो घर पे आते जाते सबको देखना, देखभाल करना,
तो इसमें पुरुष कितना करते हैं 0.30 और के आसपास, घंटे के आसपास, और महिलाएं इसमें जो टाइम अपना खराब करती हैं 5 घंटे के आसपास करती हैं। इसका उन्हें कोई पे नहीं किया जाता, कोई फीस नहीं दी जाती। वो बिना बिना किसी फीस की बस एक शादी की गारंटी पे वो क्या करती हैं 5 घंटे अपना व्यतीत करती हैं। जबकि पुरुष क्या करता है बाहर जाके कमा के ले आता है, तो उसका हिसाब होता है। अब इसी में देखें टॉकिंग और गॉसिप, जो एक प्रचलन है कि महिलाएं ज़्यादा बात करती हैं, और जब इसका सर्वे किया गया तो इसका रिजल्ट अपोजिट आया कि टॉकिंग और गॉसिप में जो बातें जो महिलाएं व्यतीत करती हैं, पुरुष व्यतीत करते हैं 1 से 1.5 घंटे के आसपास, 1.25 घंटे के आसपास टाइम खराब करते हैं, और महिलाएं जो है केवल 1.20 के आसपास। ठीक है, तो ये अंतर भी देखने को मिलता है। नो वर्क, कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं है, आराम करने की गॉसिप करने की बातें हैं। तो पुरुष 3 घंटा 40 मिनट करते हैं और महिलाएं 3 घंटा 50 मिनट। ठीक है, और स्लीप, सोने का जो टाइम है, रीडिंग करने का जो टाइम है, वो 12 घंटा 25 मिनट आराम करते हैं पुरुष, और महिलाएं 11 घंटा 10 मिनट। ऐसे में ये चुनौती है कि देखिए इन आंकड़ों को देखेंगे तो इनमें ही विरोधाभास नजर आएगा, और लगेगा कि महिलाएं काम ज़्यादा कर रही हैं घरों में, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। अगर बाहर सार्वजनिक जीवन में भागीदारी वो करती भी हैं तो भी उन्हें क्या होता है, वेतन कम दिया जाता है। इसलिए क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से कमज़ोर हैं, महिलाएं पुरुषों से कमज़ोर हैं, इसलिए उन्हें कम वेतन दिया जाता है, निजी मामले हों चाहे सार्वजनिक मामले हों। ठीक है, अब देखते हैं महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है। राजनीतिक मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है 2019 का, वो 14.5% के आसपास है, जबकि राज्य विधानसभाओं में यही प्रतिशत घट के कितना है 5% के आसपास। भारत इस मामले में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कई विकासशील देशों से भी पीछे है। लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, साउथ अमेरिका जिसे हम बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका के साउथ में है, और अफ्रीका के कुछ देश ऐसे हैं जो हमसे आगे हैं इस अवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मुद्दे में, लेकिन हम क्या हैं, इनसे पीछे रह गए। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों, नगर पालिकाओं में 1/3 पद पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दिए जाए। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से भी अधिक है। यानी शहरी और स्थानीय सरकारों में महिलाओं का जो निर्वाचन की जो संख्या है वो 10 लाख के आसपास है। लेकिन जाएंगे अगर सर्वे करेंगे, देखेंगे महिलाएं राजनीतिक भूमिका निभा रही हैं नहीं निभा रही हैं, तो पता चलेगा कि उनके उनके दायित्वों का निर्वहन जो कर रहे हैं वो पुरुष कर रहे हैं। उनके नाम पे इलेक्शन तो होता है, लेकिन इलेक्शन में कैंपेनिंग वो नहीं करने जाती। सारी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, किसका कितना प्रतिनिधित्व होगा, किसको कौन सा पद देना है, ये सारे डिसीजन होते हैं पुरुषों के। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्थानीय सरकारों में महिलाओं की भूमिका का हमने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी चाहिए। 1/3 सीट, ठीक है, 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करनी चाहिए। और संसद में इस आशय का एक विधेयक भी पास किया गया था, लेकिन हुआ क्या, पर कई दशकों से वह लंबित रहा। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसमें लोकसभा विधानसभा और दिल्ली इसमें लोकसभा विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण प्रदान किया गया। ये एक बड़ा कदम था महिलाओं के प्रतिनिधित्व को देखते हुए। तो हमने ऐसी व्यवस्था की कि महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में बढ़े। इसके लिए एक अच्छा कदम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला जो लाया गया कब, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में लाया गया, बड़ा कदम था। अगर जातिवाद और संप्रदायवाद खराब चीज है तो नारीवाद क्यों अच्छा है। ठीक है, हम समाज को जाति, धर्म और लिंग के आधार पर बांटने वाली हर बात का विरोध क्यों नहीं करते। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे सांप्रदायवाद, इसके अपने नकारात्मक प्रभाव हैं, नकारात्मक चीज़ है।
किस तरीके से वायलेंट फॉर्म हासिल कर लेती है, हिंसात्मक संघर्ष पे आ जाता है, और इसलिए क्या होता है, संप्रदायवाद खराब हो जाता है। जातिवाद के मुद्दे से भेदभाव की परिकल्पना आ जाती है कि एक दूसरे से छुआछूत करने लगते हैं, ये हमारी जाति का है, ये हमारी जाति का नहीं है। तो जातिवाद से छुआछूत के मुद्दे आते हैं जो कि नकारात्मक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से अपनी दूरी बनाए रखना चाहते हैं। हमारा संविधान ऐसी व्यवस्था करता है कि हम इनके साथ भेदभाव ना करें। और ऐसे में जो नारीवाद का जो विचार है, वो नारीवाद का जो विचार है, नारीवाद, वो सकारात्मक है, क्योंकि वो किसी के अधिकारों के से कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात नहीं कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आपने जितने पुरुषों के अधिकार दिए हैं, उसे वापस ले लो। वो ये कह रहा है, जो हमारे हमारे हक के अधिकार हैं, वो हमें दे दो। बाकी सबके अधिकार जैसे मेंटेन करना है करते रहो, संविधान में जो भागीदारी करनी है करते रहो, लेकिन बस हमारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दो। इसलिए नारीवाद एक ऐसा विचार है जिसको आगे बढ़ाना चाहिए और संप्रदायवाद और जातिवाद के मुद्दे को पीछे धकेलने का प्रयास करना चाहिए। एक कार्टून एनसीईआरटी से लेके हमने आपको रेफर किया है। अब महात्मा गांधी का क्या विचार था कि विविधता में सामंजस्य और संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। भारत में इतने धर्म हैं, इतने जातियां हैं, इतनी विविधता है, तो इसको देखते हुए उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो राज्य है, उन्होंने कहा राज्य और धर्म का संबंध हमेशा आवश्यक है। राज्य और धर्म का संबंध आवश्यक है। इसको राज्य और धर्म को अलग करके रख पाना संभव नहीं है, प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। अगर हमने राज्य और धर्म को अलग कर दिया तो नरसंहार की परिकल्पना आ जाएगी। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, कोई किसी से प्रभावित नहीं होगा, कोई छोटे बड़े का आदर नहीं होगा। धर्म हमें नैतिकता सिखाता है और राज्य हमें शासन करना सिखाता है। तो नैतिकता और राज्य जब जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, एक अच्छे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का गठन होता है। और वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, उत्तरदायी सरकार होती है। ठीक है, तो नैतिक सरकार होती है, किसी के अधिकारों की अवहेलना नहीं करता। ठीक है, तो गांधी जी का विचार था कि धर्म हमारी नैतिक शक्ति है। धर्म क्या है, हमारी नैतिक शक्ति है। राजनीति से इसे अलग नहीं किया जा सकता, राजनीति से इसे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन गांधी जी का धर्म किसी ग्रंथ या पूजा पद्धति तक सीमित नहीं था। गांधी जी के लिए धर्म का मतलब था नैतिकता, सत्य और विवेक। ये वाला पॉइंट, नैतिकता, सत्य और विवेक। झूठ कभी मत बोलो, नैतिक रहो, बड़ों का आचरण करो, अपने छोटों का सम्मान करो और सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो और विवेक से चलो। ये गांधी जी का विचार था कि राज्य और धर्म को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इनके आंतरिक संबंध होने चाहिए, जिससे कोई भी राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है वो नैतिक दायित्वों का निर्वहन करेगी। ये महात्मा गांधी का विश्वास था। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका समाधान क्या होगा। तो इन्होंने क्या दिया गांधी जी ने, धर्म का राजनीति से अलगाव संभव नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम। अल्पसंख्यकों, भारत जैसे देश में हिंदू एक मेजॉरिटी रिलीजन है जिसकी जनसंख्या आसपास 80% के आसपास है। अब बाकी जो धर्म है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनकी जनसंख्या हिंदू रिलीजन के कंपेयर में बहुत कम है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको ये न एहसास हो कि हम खतरे में हैं। हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म के लोग संसद में ज़्यादा हैं और अनेक धर्मों की भागीदारी जो है कम है। तो हम ऐसी चर्चा ना करें संसद में जो धार्मिक मुद्दे को लेके आए। धार्मिक मुद्दे से हट के हम अपने विकास के मुद्दे को सुनिश्चित करें और अपना विकास करें। जो लिंग विभाजन आधारित समाज में जो के आधार पे जो श्रम का विभाजन किया गया उसे दूर करें, ना कि धार्मिक मुद्दों को लेके सामने आए। ठीक है, धर्म हमें नैतिकता सिखाता है, तो हर धर्म राज्य का विषय होना चाहिए, ये महात्मा गांधी का विचार था। कानून को समतामूलक बनाने का प्रयास करना चाहिए और कानून ऐसा हो कि सबके लिए वो काम का हो, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करता हो, किसी के साथ भेदभाव न करता हो, लोकतंत्र कायम रखने की बात करता हो, विधि का शासन हो, संविधानवाद हो। ऐसी परिकल्पना करना ही तो हमारे संविधानवाद का विषय है। सांप्रदायिकता क्या है, हमने चर्चा किया है इस पर थोड़ी देर पहले, और देखते हैं कैसे सांप्रदायिकता जब
एक धर्म की सांप्रदायिकता, जब एक धर्म के लोग जब दूसरे से श्रेष्ठ मानने लगते हैं और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे से श्रेष्ठ मानने लगता है। ठीक है, दिक्कत यही आती है कि जब एक धार्मिक समूह के लोग दूसरे धार्मिक समूहों को हीन की भावना से देखने लगते हैं और अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए वो जो रुख अख्तियार करते हैं वो हिंसा का रुख अख्तियार करेंगे, और ये जब संघर्ष हिंसा के रूप में बदल जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे ही बोलते हैं सांप्रदायवाद का विचार। और सांप्रदायवाद का जो विचार होता है वो किसी भी समाज के लिए हानिकारक हानिकारक होता है। हानिकारक होने के साथ साथ राज्य के संविधान के लिए भी हानिकारक है, लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए भी हानिकारक है। सांप्रदायिकता की राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही क्या है, समुदाय का निर्माण करता है, और इस मान्यता के अनुकूल सोचना ही सांप्रदायिकता है। ठीक है, एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना, समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है। ठीक है, एक विचार ऐसा भी है कि अगर हम ये कह दें कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो हम उन पे इनडायरेक्टली ये फोर्स कर रहे हैं, राज्य का कोई धर्म नहीं है इसलिए आपका भी कोई धर्म नहीं होना चाहिए। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। अगर कोई धर्म का प्रचार करना चाहता है, अभ्यास करना चाहता है, वो करे, अपने निजी मामलों में करे, सार्वजनिक जीवन में किसी को फोर्स न करे। यही तो लोकतंत्र है, यही तो विविधता की आवाज़ को दबाना नहीं है, और यही तो लोकतंत्र की मूल आत्मा है। तो हमें किसी को फोर्स नहीं करना है कि आप धर्म छोड़ दो, किसी को ये फोर्स नहीं करना आप अपनी जाति छोड़ दो, समुदाय छोड़ दो। आप अगर स्वतंत्र हो, अच्छा लग रहा है आपको, तो आप अपने समुदाय की सदस्यता ग्रहण करके रखो, धर्म का पालन करो, और लोगों के नैतिक मूल्यों का निर्वहन करो, और दायित्वों को लोगों को बताओ। सांप्रदायिकता के स्रोत क्या हैं? धार्मिक पूर्वाग्रह और धार्मिक धार्मिक समुदायों के बारे में बनाई गई धारणाएं और श्रेष्ठता का विभाजन। ये तीन बातें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कोई सांप्रदायिक गतिविधि का जन्म होता है। और ये सांप्रदायिक गतिविधि किस तरीके से एक समाज को नष्ट करने में, समाज को नष्ट करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि सांप्रदायिकता से जुड़े समस्याएं क्या हैं। सांप्रदायिकता से जुड़ी समस्याएं, धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की समस्या, राजनीतिक गोलबंदी की समस्या, और हिंसा, दंगा, नरसंहार और क्षेत्रीय विभाजन की समस्या। हाँ, जैसे सांप्रदायिक विभाजन ये तो था, पाकिस्तान और भारत का विभाजन। हाँ, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने राज्य की मांग का आधार ही मुस्लिम धर्म को बनाया, जबकि भारत ने क्या किया, धर्मनिरपेक्ष राजनीति का अनुसरण किया। तो भारत ने क्या बोला, भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, भारत किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, राज्य का धर्म नहीं होगा, इसका मतलब राज्य नैतिकता से अलग नहीं होगा। एक ऐसा विचार धर्मनिरपेक्षता जो हम आगे समझेंगे उसमें देखेंगे किस तरीके से भारत के धर्मनिरपेक्षता का विचार अलग है। धर्मनिरपेक्ष शासन, यहाँ पे दो विचार हैं कि धर्मनिरपेक्ष शासन कैसे होगा। एक विचार तो यह आएगा कि एक विचार तो यह है कि धर्मनिरपेक्ष शासन, धर्म धर्मनिरपेक्ष, इसके दो तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक, ये तो एक बात हो गई, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसे बोलते हैं क्या, नकारात्मक, नकारात्मक। ठीक, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, किसी व्यक्ति का भी कोई धर्म नहीं होगा। धर्म नहीं होगा। ठीक, किसी व्यक्ति का भी कोई धर्म नहीं होगा। ऐसे में
ये विचार नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि राज्य जो है वो प्रतिबंध आरोपित करता है कि मैं किसी धर्म की भागीदारी नहीं करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको वादा करना होगा कि आप भी किसी धर्म को नहीं मानोगे। जो जिसका मॉडल कहते हैं क्या कि ये फ्रांस में है, ये भारत में नहीं है। लेकिन भारत ने क्या बोला? भारत में जो विचार अपनाया गया वो गांधी जी के विचार को नहीं अपनाया गया। वो देखा गया कि उन्होंने बोला कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं, लेकिन जो व्यक्ति के धर्म के विचार हैं व्यक्तिगत तौर पे, वो क्या है? किसी इंडिविजुअल की चॉइस है, वो चाहे तो रख सकता है, उसकी मर्जी, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। तो भारत ने जो विचार अपनाया गया, अगर आपको धर्म को अपनाना है, प्रैक्टिस करनी है और प्रचार करना है तो शांतिपूर्वक करते रहिए। ये भारत का मॉडल है, इसे बोलते हैं सकारात्मक। तो भारत ने इस मॉडल को अपनाया और किस तरीके से भारत ने अपनी विविधता को संतुलित करने का प्रयास किया। इस मॉडल को नहीं अपनाया जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और किसी भी व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होगा। जो धर्म है वो व्यक्तिगत चॉइस का विषय है, लेकिन करते रहो, उसके आधार पर हिंसा मत करो। और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया। जाति और राजनीति। जाति और राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष। क्या कौन कौन से पक्ष हैं? जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है और सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं हैं। एक न एक तरह के श्रम विभाजन मौजूद हैं। हाँ, तो जाति के बीच आर्थिक विषमता का जो स्तर है वो प्राकृतिक, वो हमने तय कर रखा है, सामाजिक है, वो परिवर्तनशील है। और क्या है? अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। पेशा मतलब जो इनकम अर्निंग के जो सोर्स होते हैं। लेकिन जाति व्यवस्था इसका अतिवादी और अस्थायी रूप है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था, जिससे अब जाति और राजनीति। तो जाति जाति क्या है? जाति कोई जन्म से निर्धारित होती है कि कौन किस जाति में किस समुदाय में जन्म लेता है और इसी के माध्यम से उसकी आर्थिक विषमता का स्तर भी सुनिश्चित होता है। उससे शिक्षा के अधिकार भी वैसे ही मिलते हैं। पारंपरिक समाज में था। ठीक है। पारंपरिक समाज में क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार वर्णों का विभाजन था। और धीरे धीरे ये चार चार वर्ण थे, कई जातियों में विभाजित हो गए, जातियां उपजातियों में। ऐसे में कई समूह और समुदाय और वर्ग बन गए। ठीक है। तो इसके लिए इसके आधार पे क्या था? जातियां बन गई, वहां तक प्रॉब्लम नहीं थी। धर्म बन गया, वहां तक दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसके आधार पर भेदभाव और सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार में विषमता आ गई। तो इसको लेके आंदोलन खड़े हुए। आंदोलन खड़े करने में बड़ी समस्याएं आई, लेकिन इसमें जो भूमिका रही ज्योतिबा फुले की रही, महात्मा गांधी की, डॉक्टर अम्बेडकर की, पेरियार रामास्वामी नायकर की, ये कुछ बड़े लीडर हैं जिन्होंने जातिगत भेदभावों को, जातिगत विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया। तो इन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जिसमें विविधता विविधता में एकता के विचार को अपनाया जा सके। संविधान में जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया। ठीक है। आधार तय किया संविधान में। समकालीन भारत में जाति प्रथा विदा नहीं हुई, जबकि जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमने संविधान बना दिया तो जातिगत भेदभाव खत्म हो गए, धार्मिक भेदभाव खत्म हो गए, उच्च नीच की भावना खत्म हो गई। लेकिन एक जरूर कहा जा सकता है कि जो उसका स्तर था, जितना मजबूत आज़ादी के समय था, उससे कमज़ोर हो गया। कब? अब तक। संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी चलती रही है। और ग्रामीण इलाकों में जाएं तो देखेंगे कि किस तरीके से अंतर्जातीय विवाद अभी तक नहीं होते, अभी तक शहरों में भी नहीं होते। एक जाति के लोग दूसरी जाति से विवाह नहीं कर सकते हैं। गोत्र की परंपरा है, एक गोत्र का आदमी सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकता। तो ये कुछ जातिगत रूढ़ियाँ हैं, ये विचार हैं जो
इंसान को सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित करता है। अब इसमें देखें कुछ बातें हैं, वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था का जो डिवीजन था वो काम था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्या काम करेगा ये सुनिश्चित था पहले से कि पठन पाठन का कार्य करेगा, जो वेद वेद पुराण और मंत्र उच्चारण का कार्य करेगा और ब्राह्मण करेगा, ब्राह्मण। ठीक। और क्षत्रिय का काम होगा रक्षा करना, और वैश्य का काम होगा व्यापार करना। ठीक। और शूद्र का काम क्या होगा, सेवा करना, सेवा करना। तो इनका क्या था, काम को लेके विभाजन था कि कौन सा काम कौन करेगा, कौन से काम कौन करेगा। और ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, जबकि क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, और वैश्य उनके निचले अंग से, और उसके सबसे निचले अंग से जो पैदा हुए वो शूद्र शूद्र हुए। तो इन्हें इसी के क्रम में जातिगत भेदभाव के स्तर पर रखा जाता है। और इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, किस तरीके से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था भारत के लिए चुनौती बन जाता है। तो राजनीति में जाति जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। और चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक जाति या समुदाय का निर्माण करते हैं। उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। ठीक है। अब जातियां क्या करती हैं, विभाजन करती हैं, काम का विभाजन कर देती हैं, शिक्षा का विभाजन कर देती हैं, एरिया डिवाइड कर देती हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, भारतीय परंपरा में ये आ गया कि जाति व्यवस्था है वो समाज का मूल आधार है। और जाति व्यवस्था एक, कुछ लोगों का विचार था जाति का विचार जो है नकारात्मक है, कुछ का मानना है सकारात्मक है। ऐसा कई विचारक हैं जो कहते हैं कि जातिगत जो भावनाएं थी, जातिगत जो विचार थे, वो क्या किए, जातियों के विकास में मदद किए। जातियां नीचे से उठकर ऊपर आ गई। कैसे, उनकी उनकी जो सोचने की शक्ति थी वो बढ़ी इस लोकतांत्रिक परंपरा में। हाँ, चुनाव लड़ने में वो आगे आए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाए। तो कैसे किया उन्होंने, जाति हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण पहलू जरूर है, लेकिन यह एकमात्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ठीक है। जातियों का राजनीतिक विकास कैसे हुआ ये एक डिबेट का विषय है, लेकिन देखते हैं। भारत में विभिन्न समुदायों की आबादी 2011 का ये डेटा है, जिसमें हिंदू 79.8% है, मुसलमान 14.2%, बाकी अन्य जातियां ईसाई धर्म 2.3% के आसपास, 1.7%। यानी हिंदू मेजॉरिटी में है। ये किस तरीके से एक समाज में अस्थिरता ला सकता है, अगर हम सांप्रदायिक विचार को लेकर आगे चलें तो हमें सांप्रदायिक विचार को क्या करना है, नकारना है। सांप्रदायिक विचार को हटाने का प्रयास करना। ये समाज के लिए क्या है, समाज खतरा बन सकता है, ये नकारात्मक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि राजनीति में जाति कौन कौन से रूप ले सकती है। राजनीति में जाति कौन कौन से रूप ले सकती है। चुनाव में उम्मीदवारों के चयन का आधार जाति और उनका प्रतिनिधित्व। जैसे ही चुनाव होता है, चुनाव में देखा जाता है कि कौन सी जाति का प्रतिनिधित्व उस समाज में कितना है, और उसके आधार पर ही राजनीतिक पार्टियां अपना उम्मीदवार घोषित करती हैं, ताकि जो मेजॉरिटी है उसे ही वोट करे और वो क्या करे, अपना विकास कर पाए। तो राजनीति में जाति का राजनीतिकरण कैसे हुआ और जातियों ने अपना विकास कैसे सुनिश्चित किया, ये देखने का प्रयास है। मतदान प्राप्ति के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाना एक नकारात्मक विचार है, लेकिन लोकतंत्र में वोट पाने के लिए, मतदान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करना है, जातिगत भावनाओं को भड़काना होता है। जो जो बहुसंख्यक जातियां हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए चुनाव पे प्रभुत्व स्थापित कर लिया जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, एक व्यक्ति एक वोट और नई चेतना का उदय। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के माध्यम से एक वोट की व्यवस्था की गई, एक व्यक्ति एक वोट, और इसके माध्यम से नई चेतना का उदय हुआ, सबको भागीदारी मिली, सबको
वोट देने का अधिकार मिला। इसके माध्यम से अगर उन्हें उनकी इच्छाओं का पूर्ण नहीं किया जा सकता तो उन्होंने आंदोलन खड़े किए, शिक्षा के लिए आंदोलन आंदोलन खड़े किए, दलित समुदाय ने किए, महिलाओं ने किए, ट्रांसजेंडरों के आंदोलन जारी हैं। इसके आधार नई चेतना का उदय के फलस्वरूप क्या हुआ, आंदोलन हुआ। आंदोलन, इससे उन्होंने अपने अधिकारों की मांग को पूरा किया। चुनाव के दौरान विभिन्न समुदायों का भरोसा हासिल करना, वोट बैंक की राजनीति और जातियों का स्वरूप। हाँ, किस तरीके से ये इंटरलिंक है। विशेष जाति का प्रभुत्व और उम्मीदवारों का चयन। ठीक है, विशेष जाति का प्रभुत्व, जिस जाति के प्रभुत्व उस गांव में जनसंख्या ज़्यादा है, विधानसभा में और सांसद क्षेत्र में ज़्यादा है, उसको क्या प्राथमिकता दी जाती है। इस आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। जैसे किसी किसी विधानसभा में अगर हिंदू ज़्यादा है कि हिंदू कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों का चयन इस आधार पे नहीं होगा कि वो अच्छा है बुरा है, इस आधार पे होगा कि वो किस धर्म का है। ठीक है, तो राजनीतिक पार्टियां ऐसे सुझाव देती हैं और ऐसे प्रैक्टिसेस करती रहती हैं। सत्तारूढ़ दल उम्मीदवारों का हारना, जाति विशेष राजनीतिक पसंद की भिन्नता। ठीक है, तो लेकिन एक बात जो है वो पॉजिटिव है कि सत्तारूढ़ जो दल होते हैं वो हार भी जाते हैं, हाँ, उस धर्म विशेष के होते हुए भी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी धर्म में जो चुनाव का जो लेवल होता है सब यही सोचते हैं कि धर्म के आधार पर वोट कर दिया जाए। धर्म के आधार पे कुछ लोग के आर्थिक हित होते हैं, कुछ सामाजिक हित, और कुछ शिक्षा को देखते हैं, कुछ स्वास्थ्य को देखते हैं, ऐसे मुद्दे देखते हैं। और कभी कभी होता है जो सत्तारूढ़ दल होता है वो हार जाता है, धर्म के आधार पे वोटिंग नहीं होती है। तो ये लोकतंत्र की सकारात्मक पद्धति है। और मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। तो गरीबों के लिए कोई धर्म नहीं होता, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को देखनी होती है, सामाजिक विकास को देखना होता है, और अपने लिए रोजगार के तलाश को देखना होता है कि उनके लिए कितना रोजगार सुनिश्चित कर पाई हैं सरकारें। अगर ऐसा कर पाई हैं तो वो धार्मिक मुद्दे को पीछे छोड़ते हैं और रोजगार के मुद्दे को सेलेक्ट करते हुए अपने भविष्य में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किस तरीके से लोकतंत्र ने इनके लिए अधिकार सुनिश्चित किए, इनके लिए काम सुनिश्चित किए, इनके लिए रोजगार सुनिश्चित किया। विधि के माध्यम से इन्हें एक फेयर सिस्टम दिया, फेयर न्यायालय दिया, जिसकी वजह से अच्छे न्याय मिल पाए। जाति के अंदर राजनीति। अब ये तो जाति का राजनीतिकरण था पहला जो हमने इसके पीछे समझा, लेकिन किस तरीके से जातियों के मध्य राजनीति हो जाती है ये एक दूसरा विषय है। जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है, सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। जाति भी, राजनीति में भी जातियां राजनीतिक अखाड़े में लाकर, राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातीय पहचान को प्रभावित करती हैं। इस तरह सिर्फ राजनीति में ही जातिगत नहीं होती, सिर्फ राजनीति ही जातिगत नहीं होती, जाति का भी राजनीतिकरण होता है। हाँ, तो जाति के अंदर राजनीति जो होती है कि श्रेष्ठता की भावना का विकास करना, कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, एक संघर्ष लेके आता है। तो जाति के अंदर की राजनीति जो है ये एक तरफा होता है। इसकी वजह से जो दिक्कतें आती हैं, जो अव्यवस्था आती है, वो एक अलग विचार है। लेकिन जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। हाँ, जाति कोई विशेष मुद्दा नहीं बना रहा। जैसे ही हमने लोकतंत्र के विचार को अपनाया, जाति क्या हो गया, वो राजनीति का विषय हो गया। और राजनीतिक विषय में धीरे धीरे ये विषय ऐसे परिवर्तित हुआ कि संसद में भागीदारी क्या है, जातियों का प्रतिनिधित्व क्या है। तो जाति और राजनीति को अलग करके देख पाना संभव नहीं है। हालांकि जाति ने उनके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसा कुछ विचारकों का मानना है। जैसे कि मायावती ने अपनी मांग उठाई, अपने आंदोलन किए, तो उनके और वो एक बार उत्तर प्रदेश की सीएम भी रहीं, तो उन्होंने अपने समुदाय के लिए काम भी किया। तो एक विशेष जाति से होना और उसके बाद संसद में चुन के आना, किसी राज्य का सीएम बनना, उसके बाद अपने लोगों के लिए कार्य करना, ये जाति का क्या था, जाति का राजनीतिकरण था। लेकिन इसके आधार पर भारत में देखा गया कि अन्य समुदायों का विकास हुआ, जो दलित जातियां थी उनका विकास सुनिश्चित हो पाया। देखते हैं, हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है। पहले वह अपने समुदाय की जिन 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 उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने में बाहर रखती थी, बाद में उन्हें अपने साथ लेने की कोशिश करती है। ठीक है,
जब चुनाव आते हैं तो छोटी और बड़ी जातियां नहीं देखा जाता कभी कभी। क्यों? क्योंकि जब देखा जाता है कि किसी विधानसभा में अब लगभग हर जातियों का प्रतिनिधित्व बराबर है, तो ऐसे में ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि किसका समर्थन लिया जाए और चुनाव में विजेता बना जाए। तो हम क्या करते हैं, सबका मत साथ लेने का प्रयास करते हैं और सामंजस्य स्थापित करते हुए किसी की आलोचना नहीं करते। ऐसे में हम लोकतंत्र की उस पद्धति को अपनाते हैं जिसमें संघर्ष नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, सबके मत को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं और एक सकारात्मक भूमिका है लोकतंत्र जातियों की। क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक ताकत के लिए दूसरी जातियों के साथ जुड़ने का प्रयास करती है। राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच संवाद मेलजोल होता है। राजनीति में एक नई किस्म की जो जातिगत गोलबंदी भी हुई, अखाड़ा और अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति भी हुई, के माध्यम से किस तरीके से चुनौतियां आई, इस तरीके से इसका समाधान किया गया। ये एक विचार विवादास्पद विचार है, लेकिन जातियों का विकास लोकतंत्र में हुआ, इससे नकारा नहीं जा सकता। तो हम देखते हैं कि क्या इसमें अगला इस स्लाइड में कौन सी ऐसी बातें हैं। जातिगत राजनीति में जातिगत जो राजनीति थी उसने क्या किया, दलितों और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। ठीक है, तो जातिगत जो भावनाएं हैं वो प्रतिनिधित्व को भी के विचार को लेकर सामने आई। पहले 1947 से पहले या उसके पूर्व समय में जातियों की इतनी बड़ी भागीदारी नहीं थी। शूद्र बहुत पीछे थे, उनके रहन सहन, खान पान और भूमि के अधिकार भी नहीं थे। ऐसे में ये चुनौती बनी रही कि किस तरीके से लेके चला जाए। हाँ, लेकिन जैसे ही लोकतंत्र और हमने संविधान को अपनाया तो देखा गया कि हर जेंडर को, हर समुदाय को हमने कुछ न कुछ भागीदारी दी और उनके राजनीतिक विकास में हमने कुछ भूमिकाएं बना डाली। तो इसी के साथ क्या होता है, अब ये कुछ फिगर हैं, आप इन्हें देख लीजिए जो एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। बाकी क्लास हम इसी के साथ ख़त्म करते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डालें। उसको हम देखते हैं कि आपकी समस्याएं क्या हैं और उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी सुझाव है, कोई भी तर्क है तो आप हमारे साथ उन्हें साझा करें। हम उनको देखते हुए अपनी क्लास की दिशा को मोड़ेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। बाकी बातें अगली क्लास में।